Good afternoon to all of you. 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 शाम को रखता पर मुझे लगा कि मैच है तो कई लोग फाइनल है तो कई लोग बिजी हो जाएंगे, ठीक है ना, तो अपने हिसाब से देख लेंगे। सैटरडे या संडे है, अपने हिसाब से अपने जिससे नहीं देख रहे हैं वो देख लेना। पर जीएसटी कहानी की इस सीरीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सीरीज में जो चार्ट बन रहे हैं वो अलग बन रहे हैं और कई जगह छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए हैं, वो अमेंडमेंट कवर कर रहा हूं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो जिसने भी पढ़ा होगा पहले उसे ये बात पता होगी कि जब हम यहां पे आए इस चार्ट में तो बहुत कुछ चेंज हुआ। हाँ दिव्या सही है। तो ये देखो, ये चार्ट, इसमें अमेंडमेंट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक। ये जो 5000 का एक नया चार्ट है शिवम एकदम अलग है, ठीक है। ये इजी था तो 9 ऑथर वाला भी हो गया, 9 10 सप्लायर रिसिपेंट हो गया था। अच्छा ये भी हो गया, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये काफी इजी है। तो अभी जो मैं मैथ दूंगा कल आपको वॉल्यूम 1, अब प्लीज आपका खर्चा होगा, प्लीज जीरोक्स करा लीजिएगा। मैंने पूरे प्रॉब्लम ही चेंज कर दिए इसमें। मैंने इस बार प्रॉब्लम, पहले भी प्रॉब्लम जो आती थी, पहले जो मैथ में प्रॉब्लम वो भी सुभान अल्लाह वल्लाह वाला प्रॉब्लम थी। इस बार मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया। मैंने क्या किया, लास्ट जितने 10 टर्म 11 टर्म के जितने भी सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के जितने हैं सब कुछ डाल दिया उसमें। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को डाल दिया, ठीक। तो उससे क्या होगा, लेवल ऑफ नॉलेज और ज्यादा चेंज होगी। मैं जनरली हम लोग कब करते थे, जब रिवीजन करते तो उन क्वेश्चन को करते थे, समझो बात को। जब रिवीजन करते तो उन क्वेश्चन को करते थे। अब की बार मैंने उसे मेन क्लास में डाल दिया, तो इसका मतलब रिवीजन के समय और नए नई चीजें लेके आएंगे हम। मैंने बहुत, अभी मैथ देखते ही आपको कल मिलेगी, आज मोटा मोटी आज रेडी हो जाएगी। आप जैसे ही मैथ को देखोगे तो आपको चेंज लगे, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, मैथ ही चेंज हो गई। देखो थ्योरी में तो कोई चेंज मैं कर नहीं सकता ना बेटा, थ्योरी तो जो है वो है। मैं चेंज तो क्या कर सकता हूं, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को चेंज कर सकता हूं। तो प्रैक्टिकल मैंने और बढ़ा दिए, लेवल चेंज कर दिया, एकदम हाई लेवल पे लेके चला गया कि ये सब करके जाओ, फिर कभी जिंदगी में कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अभी सबसे बड़ी बात है, एम्पल टाइम, यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड। तो अगर सीए बनना है, कशिश, दिव्या, शिवम, निधि, प्रियंका, भाई आदित्य, अगर तुम लोगों को सीए बनना है तो अपने मन में एक चीज को डाल लो, समझे प्रभु रोहित, एक चीज को डाल लो, एग्जाम देने के पहले 3 बार रिवीजन होना चाहिए, तब इंटर पास करोगे। जो शायद आपको कोई ज्ञान ना दे, सब आपको बोले ये करो वो करो है ना करो, तो मेरा कोई ज्ञान नहीं है। जितने घंटे पढ़ना पढ़ो, अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ो। बट अगर आपको सीए बनना है तो एग्जाम के पहले, इंटर क्वालिफाई करना है तो एग्जाम के पहले आप हर सब्जेक्ट का आपका 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आपने 3 बार रिवीजन नहीं किया then it is not possible to crack, ठीक है ना। तो अगर 1 शॉट में पास करना है, भगवान की दया से आपको 2 महीना एक्स्ट्रा मिल गया, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर मिल गया, 2 महीना एग्जाम का है। कई लोगों को मिला है, अच्छा फाइनल में तो नहीं मिला है ना। आइए चलिए, तो हम लास्ट क्लास में कहां थे, पॉइंट नंबर 11 में थे कि अगर एक डीएसए है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो बैंक या एनबीएफसी को सर्विस देता है, वो क्या करता है। डीएसए कौन है, वो एक रेफरल एजेंट है। वो जो रिक्वायरमेंट होती है, मान लो रोहित की रिक्वायरमेंट है लोन की, तो रोहित को वो क्या करेगा, रेफर कर देगा फलाना फलाना बैंक को, ठीक है ना, फलाना फलाना बैंक को, जिसको रिप्रेजेंट, जिसमें वो डीएसए है। अब अगर रोहित को वहां से लोन मिल जाता है तो उसका रेफरल बोनस उसको मिलेगा, इससे उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। उसका काम खाली क्या है, रेफर करना, जिस बैंक को रिप्रेजेंट करता है।
अगर वो सर्विस दे रहा है किसको, बैंक को और एनबीएफसी को, तो बैंक जीएसटी कौन देगा, बैंक या एनबीएफसी देगी। हो गई बात खत्म। ये कौन है, बिजनेस क्या हुआ शिवम, कुछ पूछना है क्या? बिजनेस फैसिलिटेटर, टेटर 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 किसको सर्विस दे रहा है, बैंकिंग कंपनी को। किसको सर्विस दे रहा है, बैंकिंग कंपनी को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। हो गई बात खत्म। तो बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा, तो लॉजिकली सबको पता है सप्लायर कौन है और रिसिपेंट कौन है। तुम लोग बहुत देर बाद रिप्लाई करते, समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करते। एग्जैक्टली, बिजनेस फैसिलिटेटर का मतलब होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, बैंक मित्र। मित्र है ये हमारा, वो मोबिलाइज, बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है, बैंक का दोस्त है, वो मोबिलाइज बिजनेस फॉर देयर लिंक ब्रांचेस, जो जिस बैंक से लिंक ब्रांचेस सच एज, क्या क्या करवाता है वो, सेविंग अकाउंट खुलवा देता है, करंट अकाउंट खुलवाता है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट खुलवाता है, रिकरिंग और एफडी करवा देता है, ठीक है ना, लोन रेफरल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी सर्विस आ रही है, आरसीएम। आरसीएम का मतलब कौन जीएसटी देगा, बैंकिंग कंपनी जीएसटी देगी। कौन जीएसटी देगा दोस्त, बोला सर बैंकिंग कंपनी जीएसटी देगी, लॉजिक की बात है। लैग हो रहा है क्लास में, लैग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
अब देख के बताना। देख के बताना बेटा। देख लो अभी। अभी ठीक है क्या? अभी देख लेना। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अभी ठीक है। राम राम नीरज। क्या बात है? फिर से वॉइस क्रैक हो रही है? अभी भी हो रही है क्या? अब ठीक है मेरे ख्याल से, मैंने रिकैप किया है ना। अभी चेक कर लेना। प्लीज चेक। हो रही है। ऐसा तो होता तो नहीं है। Net is super fine. Everything is good. Then why this is happening? हेलो 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 हेलो। अब देखना बच्चों। अभी देखना बेटा। अभी एक बार सब कोई देख लो। ऑल ओके बोल दो। अब सही आ रही है। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला एक बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है। किसको सर्विस दे रहा है दोस्त? बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है किसको? बैंकिंग कंपनी को। किसको दे रहा है? बैंकिंग कंपनी। तो क्या आएगा? आरसीएम, यानी कि बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। बिजनेस फैसिलिटेटर होता कौन है? सेम वैसा ही है देखो। डीएसए, बिजनेस फैसिलिटेटर सब एक जैसे ही है। बिजनेस फैसिलिटेटर को बोला जाता है बैंक मित्र। इसका काम क्या है? वो मोबिलाइज बिजनेस फॉर देयर लिंक ब्रांचेस। जिस ब्रांच से वो रिलेटेड होता है उस ब्रांच के बिजनेस को मोबिलाइज करता है। जैसे सेविंग अकाउंट खुलवाना,
करंट अकाउंट खुलवाना, रिकरिंग या एफडी मोबिलाइज करना, लोन रेफरल करना, ये उसका काम है। एक तरीके से वही सेम केस है जैसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया। यहां पे क्या है, रेफरल एजेंट है, और ये क्या है, वो केवल क्या करता है, लिंक, वो रेफर करता है, और यहां पे क्या करता है, मोबिलाइजेशन है। चीजें सेम टू सेम है, कुछ आनी जानी नहीं है। 13 नंबर भी वैसा ही है। 13 को देखो, ठीक से देखना, ये कौन है, ये है कौन, बोले एजेंट हूं मैं। मैंने कहा उच्च एजेंट हूं, किसके एजेंट हूं, बोला सर मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट हूं। अच्छा आप एजेंट हो, बोला हाँ। किसके एजेंट हो, बोला मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट हूं। अच्छा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के एजेंट हो, बोला हाँ सर। किसको सर्विस दे रहे हो, किसको सर्विस दे रहे हो, मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा हूं। यानी कि एक तरीके का ये एजेंट ही तो है, किसका, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है। तो रूल बुक कहती है इसमें भी आरसीएम आएगा। कौन देगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट देगा, एजेंट नहीं देगा। ये कौन है, बोला मैं सप्लायर हूं। किस, मैं एजेंट हूं, किसका, मैं सप्लायर हूं, एजेंट हूं, किसका, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का। अच्छा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, अब आपके दिमाग में ये भी तो आएगा ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं। एग्जैक्टली अगर आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही पता चल गया तो आपका काम हो जाएगा। मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, ये एक्सटेंडेड आर्म्स है, बाह, भात, एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ बैंक। ठीक है, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे बैंक या बैंक की कोई ब्रांच नहीं, तो हर बैंक चाहते हो उस इलाकों में भी पहुंचा जाए। उन इलाकों में मान लो एक जगह एचडीएफसी है पर एसबीआई है, पर एचडीएफसी एक्सिस नहीं है, आईसीआईसी नहीं है, तो लोग क्या चाहेगा कि वहां पे एसबीआई को खुला छोड़ दिया जाए, इंजॉय करो तुम बाकी लोगों को लेके, नहीं, ये लोग भी तो अपना पाव फैलाएगी। तो डायरेक्टली ब्रांच नहीं खोल के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट कर लेती है वो लोग, और वो लोग कहती है कि जाओ वहां पे तुम हमारे बिजनेस को बड़ा करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, यहां आओ हम बिजनेस को करते हैं। तो ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है ये अकेला भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हूं एग्जाम्पल एक्सिस का, तो मैंने क्या किया, शिवम को और नीरज को अपॉइंट कर दिया, तो एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसको सर्विस दे रहा है, बैंक को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस, हो बात की बात, अभी बात खाली किसकी हो रही है, एजेंट की। तो शिवम एंड नीरज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के एजेंट, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन हुआ, एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ बैंक ब्रांच। बैंक की कई ब्रांच होती है, who is providing financial, सही बात है ना, financial and banking services, financial banking services to कस्टमर। जैसे ही मैं कस्टमर लिखूंगा आपके मन में कस्टमर्स,
customers in unbanked or underbanked एरिया। मतलब समझे, बैंक नहीं है उस एरिया में तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उस बैंक के एवज में कस्टमर को फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक के बिहाफ में टू कस्टमर इन अनबैंक। तो कैसे करता है, यानी कि बैंक ने बोला अच्छा चलो वहां कोई एरिया कोई वहां पे कोई ब्रांच नहीं है तो क्या विक्रम बियानी को मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर देता हूं, सारा डॉक्यूमेंट कस्टमर के साथ सारा डॉक्यूमेंटेशन वो कर लेगा। अब विक्रम बियानी के पास तो बहुत धंधा काम है, अब वो करे तो क्या कर, उसने एजेंट शिवम और नीरज को एजेंट अपॉइंट कर दिया। तो एजेंट और शिवम किसको सर्विस दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। हु इज लायबल, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज लायबल। कोई मन में इच्छा हो तो पूछ लेना। कोई भी मन में इच्छा हो तो पूछ लो। एकदम बच्चों की तरह सजा दिया, बच्चों की तरह सजा दिया, बच्चों की तरह सजा दिया। एकदम इजी है सर्वे दिव्या। अब जो आने वाले आइटम्स हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आइटम आ गए वेरी वेरी, जैसे पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट था। 11 और 12 में क्या डिफरेंस है, 11 और 12 में बहुत डिफरेंस है। 11 में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज अ पर्सन हु वर्क्स एज अ रेफरल एजेंट फॉर अ बैंक और एनबीएफसी। जॉब ऑफ डीएसए टू फाइंड पोटेंशियल कस्टमर। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कस्टमर को ढूंढ रहा है, बैंक का नाम दे रहा है, रेफरल है। और बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है, बिजनेस फैसिलिटेटर जो वहां ऊपर वाला रेफरल है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन है, खाली रेफरल है। तुम एजेंट यानी कि रेफर कर दो तुमको कमीशन मिल जाएगा। और बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है, बैंक के बैंक अकाउंट एफडी में फैसिलिटी यानी कि हेल्प करता है उन सब चीजों को। ठीक है, ऊपर में एजेंसी का काम है, यहाँ पे हेल्पिंग का काम, इसे इसको तो नाम रखा गया मित्र। तुम अकाउंट खोलने जाओगे तो वहां पे तुमको एजेंट दिख जाएंगे जो तुम्हारे अकाउंट में फॉर्म भर के सब कुछ कर, हो गया मित्र। ऊपर वाला बंदा तो खाली रेफर कर रहा है ना, इसलिए उसका नाम ही है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, और यह है मित्र। शुरू शुरू में जीएसटी जब आया था सबसे गंदा टॉपिक मुझे यही लगता है पहला दूसरा बैच में ये वाला है। और सबसे प्यारा टॉपिक यही लगता है, सबसे ज्यादा टाइम भी मैं इसी को देता हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे समझ में आ गया इंस्टीट्यूट इसके बिना पेपर ही नहीं बनाएगा। इंस्टीट्यूट की ब्यूटी यही है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इसको हम लोग बोलते हैं ओटीबीसी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओटीबीसी 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 ओटीबीसी, ये कौन है, ए रजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन है located in taxable territory, located in taxable territory। मैं कई बार टीटी लिखने का सोचता हूं, ठीक, तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बोला हाँ,
क्या सर्विस दे रहा है? हरी, हेलो, हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं ना, मैं ए बी प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। मेरे को ना नीरज चाहिए, शिवम चाहिए, इसिका चाहिए, दिव्या चाहिए, रोहित चाहिए, प्रभु चाहिए, नितिन चाहिए। क्या करेंगे इन लोगों का? खैर, आप सिक्योरिटी पर्सनल देते हैं ना, सिक्योरिटी सर्विस है ना, कोबरा सिक्योरिटी, जहां हो जाए वहीं चोरी हो जाए, वही वाली है ना? बोला हाँ हाँ वही वाले हैं। अच्छा प्लीज भेजिए ना। अच्छा ठीक है। यानी कि मैं कौन हूं? ये रजिस्टर्ड पर्सन ने मुझे फोन किया, मैं क्या देता हूं? सप्लाई करता हूं कोबरा सिक्योरिटी, जहां आ जाए वही चोरी हो जाए। ठीक है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना क्या हूं? याद रखना, सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस देना। देने वाला कौन? एनी पर्सन। देने वाला कौन? एनी पर्सन अदर देन ओटीबीसी, एनी पर्सन अदर देन ओटीबीसी, ओटीबीसी माने देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी हो। लेने वाला कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी। बकवास बात है। तो रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जीएसटी कौन देगा? आरसीएम, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी देगा। तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, देने वाला को लेने वाला कोई भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी सर्विस, हाँ चोरी का आधा हिस्सा मेरा, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, याद रखना एक्सेप्शन ए। आपको आता है ये एक्सेप्शन पे? डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। कहीं पे पढ़ा था? बोला हाँ सर पढ़े थे। कहीं कुछ याद आ रहा है? शायद जीटीए में पढ़े थे। डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, ठीक है ना? डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, रजिस्टर्ड only to deduct TDS. Register only to deduct TDS. And see, person registered and paying tax under composition scheme. कोई मुझे बोल सकता है क्या ये मैंने एक्सेप्शन लिखा, इसका क्या मीनिंग क्या है? ये मुझे बताओ। मैंने एक्सेप्शन लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? मैंने कहा कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी का ओटीबीसी अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी पर्सन सप्लाई करता है तो आरसीएम है। फिर मैंने लिखा एक्सेप्शन, अगर, यानी कि अगर रिसिपिएंट
डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज जो केवल टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर होती है, या वो बंदा जो कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 में है, अभी आएगा इसके बाद ही सेक्शन 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन लोगों के लिए एक्सेप्शन है। इसका मतलब यस कशिश, इसका मतलब है अगर रिसिपेंट ये हुए, तो अगर रिसिपेंट ये लोग हुए तो आरसीएम की जगह एफसीएम बन जाएगा। लव यू मेरे बच्चे लोग, लव यू। चलो ये सप्लायर, सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। मिस्टर शिवम, मिस दिव्या, मिस्टर नीरज, मिस्टर गौरव, मिस्टर सूर्य कुमार, मिस कशिश, ये लोग रेसिपेंट है। रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। नीरज भी नालायक है, वो तो आता है कि नहीं आता पता नहीं, पर एक बार खाली हाय लोग जरूर करता है। सबसे ज्यादा कहर मचाया तो वही, कब आगा, कब चालू करेंगे। अंडर सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम, देखो मिस्टर वी अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब मिस्टर एस रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है मतलब आरसीएम। रजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर डी, डी अनरजिस्टर्ड, रिसिपेंट को देखो अनरजिस्टर्ड है तो एफसीएम, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है तो नो जीएसटी। एक अंधा दूसरे अंधे को दे रहा है, एक गधा दूसरे गधे को दे रहा है, तो गधे से गधा को दे, मैं अनरजिस्टर्ड टू बी अनरजिस्टर्ड, मैं भी अनरजिस्टर्ड टू बी अनरजिस्टर्ड, मैं भी अनरजिस्टर्ड टू बी, दोनों चलो। जब दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी आएगा कहां से? लॉजिक की बात है। रजिस्टर्ड पर्सन है, जी है रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसका मतलब एफसीएम आएगा, क्योंकि सेक्शन 10 वालों के लिए रूल नहीं है। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, तो कौन आएगा? आरसीएम आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस, तो इसमें क्या आएगा? एफसीएम आएगा। बोलो बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा 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 रारा।
मैं किसी बहुत ईजी, बहुत ईजी है। खाली ध्यान रखना है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, इन तीन को छोड़ के। जैसे यहाँ पे सप्लायर, यहाँ पे देखो अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी आने का सवाल नहीं है। यहाँ अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है तो चलो रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, पंद्रह, इंपॉर्टेंट है ये। एनी पर्सन ये कौन है? सप्लायर। ये कौन है? रिसिपिएंट। लिख देता हूं, ऐसे एरो से पता चल जाता है, फिर भी लिख देता हूं। सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। OTBC, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। देने वाला कौन? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई? बोला हाँ। देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और लेने वाला ओनली बॉडी कॉर्पोरेट। देने वाला ओटीबीसी, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। वो वाली लाइन तो बेकार है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है सर, हो गई बात खत्म। ठीक है ना। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इशू। ठीक है ना। अच्छा, सर्विस provided, service provided by way of renting, by way of renting of any motor vehicle, renting of any motor vehicle, service provided by way of renting of any motor vehicle, renting of any motor vehicle. Designed to carry passenger, motor vehicle किसके लिए? जो पैसेंजर को कैरी करती है। यानी कि प्रोवाइडर क्या करता है? सर्विस देता है। किसकी सर्विस? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देता है। डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मतलब पेट्रोल, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है इज इंक्लूडेड
in the consideration charge included in the consideration charged where cost of fuel is included in the consideration charge. Cost of included in consideration charge. खाली कंसिडरेशन चार्ज से पैसे हो जाए, ठीक से पढ़ो, ठीक है ना। मैं कौन हूं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूं। मैं क्या सर्विस दे रहा हूं, मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा हूं, सर्विस ऑफ ए मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा हूं। सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल, यस सर। तो जो सर्विस मैं दे रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट को जो मैं सर्विस दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जो मैं कंसिडरेशन तुमसे लूंगा तो लॉजिक की बात है, उसमें फ्यूल का प्राइस भी इंक्लूड होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये लोग क्या बोल रहे हैं, साथ में एक बात ये बोल रहे हैं कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय डेस, ठीक है, एंड does not issue does not issue invoice chargeable does not issue invoice charging GST at the rate of 12%, charging GST at the rate of 12%, CGST, SGST, ठीक है ना। तो CGST SGST हो तो 6%, देखो, डज नॉट इशू इनवॉइस एट द रेट ऑफ 12% का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है टू रिसिपेंट। बहुत सारी कंडीशन लगाई हुई है, अगर ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल होगी तब क्या आएगा, RCM, हु इज लायबल टू पे GST, बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे GST। ढंग से समझ, पैसा कंसिडरेशन मतलब जो बिल चार्ज करूंगा, पैसा 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 जो मैं चार्ज करूंगा ना, 5,000 रुपया 7,000 रुपया, उसके भीतर फ्यूल का प्राइस, फ्यूल का कॉस्ट भी इंक्लूड रहना चाहिए। एकदम सिंपल सा, देने वाला कौन, OTBC, अदर देन OTBC लेने वाला कौन, तो बॉडी कॉर्पोरेट। जो सर्विस क्या चीज की है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, पैसेंजर कैरी करने के लिए है, अच्छा। और वहां पे जो मैं प्राइस चार्ज करूंगा उसके भीतर फ्यूल कॉस्ट भी होगी, वो तो होगी। पर एक बात याद रखना है, मैं जो इनवॉइस रेज करूंगा 12% का नहीं होना चाहिए, 12% का नहीं होना चाहिए। तब यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसके बाद खत्म है, लास्ट पॉइंट है ये।
12% का देगा तो एफसीएम, 12% का देगा तो एफसीएम, दो ही माने 12% वाला इनवॉइस देने का मतलब डज नॉट इशू इनवॉइस। अगर यार 12 पर दिखा रहा हूं चार्ट में, देखो सारा गेम ही इनवॉइस का यहाँ पे। या तो जो इनवॉइस रेज हुआ जीएसटी 12% का हुआ या जीएसटी 5% का हुआ, दो इनवॉइस रेज होता, 5 या 12। ठीक है, इनवॉइस जो होगा ना वो ये तो 5% का रेज होगा या 12%, 12% वाला है सर। सप्लायर other than body corporate, supplier is body corporate। ओके, सप्लायर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है सर। recipient is body corporate, recipient is other than body corporate। हो गया, ध्यान से देखो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको रिवर्स कर दो तो जीएसटी 12%, जीएसटी 5%। नहीं, फिर से वही लिख दिया, क्या कर रहा है भैया? नहीं, ये हो गया जीएसटी 5% और जीएसटी, सॉरी उससे गलती हो गई। देखो, अगर 12% का इनवॉइस रेज किया है तो दोस्त फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही है, वहां पे आरसीएम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। पर अगर जीएसटी 5% का है और सप्लायर कौन है? ओटीबीसी। सप्लायर कौन है? ओटीबीसी है, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट हो तो क्या आएगा? आरसीएम। सप्लायर इज ओटीबीसी, रिसिपेंट इज ओटीबीसी, तो क्या आएगा? ठीक है, सप्लायर कौन है? ओटीबीसी, रिसिपेंट इज ओटीबीसी, तो क्या आएगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हो गया। सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट तो क्या आएगा? एफसीएम। अब मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यानी कि अगर इनवॉइस 12% का रेज हो रहा है तब तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी 5% का रेज हो रहा है इनवॉइस तब देखेंगे कि सप्लायर कौन है? ओटीबीसी है, अदर देन ओटीबीसी है। अगर अगर अदर देन ओटीबीसी, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तब रिसिपेंट कौन है? बॉडी का, तब आरसीएम है। रिसिपेंट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि रिसिपेंट यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट होना जरूरी है, और सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो एफसीएम ही आएगा। खत्म हो गया। ऊपर पढ़ो नहीं पढ़ो, इसी को पढ़ लो, काम। खत्म हो गया। अगर मतलब मैं कौन? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तुम कौन हो? बॉडी कॉर्पोरेट। तब इनवॉइस को देखो, 12%, एफसीएम 5%, तब क्या होगा? आरसीएम। पर अगर मैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूं, लेने वाला भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, एफसीएम।
देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है टेपसीएम। 12% में तो आरसीएम आरसीएम का कोई खेला ही नहीं है। 12% में तो कोई गेम नहीं है, जो गेम है 5%। सबसे बड़ा बात एक ही है, अगर ध्यान से देखो, सप्लायर ओटीबीसी होना चाहिए, रेसिपिएंट बीसी होना चाहिए, यही है गेम, बाकी तो सब में एफसीएम। देख लो। बोलो इसी का। सप्लायर, एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब मान लो यूएस से। सप्लायर कहाँ का? यूएसए का। और कोई रेट नहीं है इसमें, 5 और 12 ही है। इसमें दो ही रेट है, और कोई रेट हो ही नहीं। रिसिपेंट कहाँ है? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। एनी पर्सन कहाँ पे है? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बोलो अच्छा, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन, कही है ना, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। मैंने अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन, ऑनलाइन ही है पर नॉन टैक्सेबल, तो माथा लगा के फायदा नहीं। मतलब सर्विस कहां से आ रही है? यूएसए से। कहने का मतलब तो सिर्फ है कि बंदा कहाँ पे है? यूएसए में। और रिसिपेंट कहाँ है? इंडिया में। ये इंपोर्ट हुआ कि नहीं? इंपोर्ट हुआ कि नहीं? बोला हाँ सर इंपोर्ट हुआ। तो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? कौन देगा? इंपोर्टर इज लाइबल टू पे जीएसटी। इंपोर्टर इज लाइबल टू पे जीएसटी।
ऑलवेज याद रखना, इंपोर्टर, इंपोर्ट के केस में कौन देता है? इंपोर्टर। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, किसी को कुछ जानना है जान लो, है ना? आ जाए, देखिएगा। दादा अगर नॉन टैक्सेबल रिसिपेंट ने इंपोर्ट कराया है, नॉन टैक्सेबल रिसिपेंट ने एकदम लगेगा, इंपोर्ट करते ही लग जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई मान लिया, लग जाएगा। ये तो अलग चीज है। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, ऑनलाइन रिसिपेंट अलग बात है। बाकी किसी भी केस में इंपोर्ट अगर आपने जैसे ही किया, सप्लाई हो जाएगी। कंसिडरेशन पेमेंट हुआ तो 7(1) भी, नहीं हुआ रिलेटिव से 7(1) से सप्लाई हुई, जीएसटी देना पड़ेगा इंपोर्टर। नॉन टैक्स ऑनलाइन मतलब आप ऑनलाइन कुछ रिसीव कर रहे हो, ऑनलाइन ही कुछ चीजें कर रहे हो, माने दे आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन, बट हमारे यहाँ पे वो नॉन टैक्सेबल है, यानी कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, तो उसके ऊपर तो फिर कोई तरीके का है नहीं ना, नॉन टैक्सेबल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्टिंक्ट पर्सन से इंपोर्ट कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट पर्सन से इंपोर्ट कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट पर्सन से, पर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो नॉन टैक्सेबल। क्योंकि रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन से मैं इंपोर्ट करूंगा, तो उस केस में बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो नॉन टैक्सेबल हो गया ना वो। इंडेक्स, नया वॉल्यूम का इंडेक्स, चले देखो ध्यान से, पूरा जीएसटी के कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझूं, तो अगर मैं इंट्रोडक्शन में जाऊं, तो एक लाइन है, तुम देखो, 7 सप्लाई 8 कंपोज चार्जेबिलिटी, ठीक है। इट चार्जेबिलिटी मैंने 919293 की बात की है, मैंने 5 की बात नहीं की, जो मुझे करनी तो चाहिए थी। इसी का अगर मान लो रिलेटिव से तुम इंपोर्ट कर रही हो, पर वो बिजनेस कंसिडरेशन नहीं है और बिजनेस भी नहीं है, तो नॉन टैक्सेबल हो गई ना, वो तो सप्लाई नहीं मानी गया। अगर कोई चीज नॉन टैक्सेबल है, सप्लाई के परव्यू में ही नहीं आती है, तो फिर जीएसटी काहे का बेटा? अग्रीड और डिसएग्री? यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट आया था, मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के सेक्शन को देखो, एक है 22 लाइबल, 23 नॉट लाइबल एंड 24 कंपल्सरी, ठीक है ना। उसी में एक सेक्शन और ऐड हो जाता है 25(3) वॉलेंटरी, और इसी में ऐड है 25(4) एंड 5 डिस्टिंक्ट पर्सन, डीपी। तो ये सारी चीजें तो इसी के भीतर आती है सारी चीजें। तो वॉलेंट्री भी आता है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी आता है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हर एक लाइन पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 32 क्या कहता है? बोलता है ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी। अगर आप रजिस्टर्ड तभी आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो। रजिस्टर्ड कहां पे होना पड़ेगा आपको? अंडर सेक्शन 22 लाइबल, 24 कंपल्सरी या 25(3) वॉलेंट्री। ये 3 सेक्शन है जहां पे रजिस्टर्ड है आप। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये देख लेना चाहिए, दिमाग खुल जाएगा।
आप 2 पेज छोड़ दीजिएगा, याद रखना कितना पेज छोड़ दीजिएगा, 2 पेज छोड़ दीजिएगा। यहां पे मैं आपको 2 पेज इसलिए छुड़वा दे रहा हूं 9.5 के लिए, ठीक है ना। 2 पेज प्लीज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें आप करके बैठो जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो 2 पेज पूरा क्लियरली छोड़ दीजिएगा। एक पेज होगा स्विगी जोमेटो के लिए और एक पेज होगा वो मेक माई ट्रिप ओला उबर के लिए। 2 पेज छोड़ के आगे बढ़िएगा। आई जब तक रजिस्ट्रेशन का आइडिया ना होना कि रजिस्ट्रेशन, तो मजा नहीं आता पढ़ने में, क्योंकि हर जगह वर्ड आएगा रजिस्ट्रेशन। तो इंट्रोडक्शन में जान लो रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सेक्शन 22, liable for registration। liable for registration। ध्यान से देखना। ठीक, लोकेशन ऑफ बिजनेस का है। सबसे पहले देखो बिजनेस का है लोकेशन। बोलो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। या फिर मूसा भाई पीटी के टीचर, मूसा भाई पीटी के टीचर, मूसा भाई पीटी के टीचर। अच्छा, एम, मणिपुर। अभी तो मणिपुर के बारे में बहुत सुन रहे होगे। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, एम एम एम। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, एम एम टी, एम। मेघालय, मेघा रे मेघा मेरे मेघा रे मेघा। मूसा, मूसा, उत्तराखंड। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, तेलंगाना। ये रेस्ट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, सब कुछ आ गया। JNK, हिमाचल, सब कुछ इसी में आ गया। बोला अच्छा, आप क्या सर्विस दे रहे हो? यहां से लोकेशन से, इस लोकेशन से गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो? बोला ओके। यहां से क्या दे रहे हो? गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो? ओके, या दोनों दे रहे हो? ओके। और ये खाली किसके लिए? गुड्स के लिए। किसके लिए? गुड्स के लिए। किसके लिए? गुड्स के लिए, सर्विस नहीं। अगर आपका, ध्यान से देखना, एटीओ, एटीओ मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, अगर 20 लाख से ज्यादा है, और अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया में हो इनको छोड़ के और केवल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो 40 लाख से ज्यादा है,
आप हो गए, आप ऑन लाइबल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? देखो याद हो गया। अगर आप कहाँ पे हो, किस स्टेट में हो, बोला मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो याद रखना गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर होगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन, चाहे गुड्स करो या सर्विस करो, नो प्रॉब्लम। अगर आप मूसा भाई पीटी के टीचर हो, गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों हो, कोई फर्क, 20 लाख के ऊपर हो तो रजिस्ट्रेशन। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या कहा, रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर मान लो आप दिल्ली में हो, जयपुर में हो, तमिलनाडु में, कोलकाता में हो, पंजाब में हो, और आप खाली गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तब 40 लाख। तब आपके मन में आएगा कि सर अगर सर्विसेज करे तो मन में आएगा ना, इफ गुड्स प्लस सर्विस या सर्विस 20 लाख के ऊपर, सर्विस और गुड्स प्लस सर्विस 20 लाख के ऊपर। आगे अब ऐसे मन में क्वेश्चन आता है ना आप लोगों के, तो आएगा ही आएगा। क्या चाह सर गुड्स प्लस सर्विस या खाली सर्विस करे रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो फिर तो 20 लाख। रेस्ट ऑफ इंडिया में 40 लाख का बेनिफिट खाली गुड्स के लिए, कि गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो 40 के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है। पर वहीं पे अगर सर्विस भी डाल दिया या खाली सर्विस कर रहे हो, तो बेटा तुम चले जाओ 20 लाख में, अपने पास और कुछ नहीं है। बोलो क्लियर है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया में एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? मैन्युफैक्चरर एक्सेप्शन क्या है? पीटा, पान मसाला, आई, आइसक्रीम, आइसक्रीम,
पीटा, टी, टोबैको, डी, ए, 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 एरेटेड वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं पीटा, बी, बी, ब्रिक्स से पीटा। ये 4 पुराने पॉइंट है, एक नया पॉइंट इसमें और ऐड हो गए, मतलब फ्लाई एज ब्रिक्स, बी फॉर फ्लाई एज ब्रिक्स हो सकता है, फ्लाई एज ब्रिक्स या ब्लॉक। आजकल तो बड़े बड़े ब्लॉक से बिल्डिंग बनती है ना, ऊंचे बिल्डिंग तो ब्लॉक बनती है ना, फ्लाई एज का ब्लॉक होता है, उससे बनती है। बिल्डिंग ब्रिक्स, ओके सर। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, और क्या बोलते हैं उसको, रूफिंग टाइल्स, रूफ के ऊपर जो लगाते हैं। ठीक है सर। अगर आप पान मसाला, आइसक्रीम, टॉबैको, एरेटेड वाटर, इनकी सप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो गुड्स है। हाँ, यहाँ पे भी मोर देन 20 लाख होते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला, रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या बोला, रेस्ट ऑफ इंडिया में बोला कि 40 लाख के ऊपर अगर गुड्स की सप्लाई कर, तो उसमें एक्सेप्शन क्या दे रही है, आप गुड्स ही है, पान मसाला, टॉबैको, पीटा, पी, पान मसाला, आई फॉर आइसक्रीम, टी फॉर टॉबैको, एरेटेड वाटर, बी फॉर ब्रिक्स, इनमें हो तो हम फिर देखेंगे नहीं। आपके लिए 20 लाख की लिमिट है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ भी पूछना है तो पूछिए। बोलो सर्वेश भाई। चले, अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 80। क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग क्या बोलते हैं, अपने एटीओ बोलते हैं। मिनरल वाटर हो गया बेटा शिवम। अच्छा, ये याद हो जाएगा, याद रहेगा ना। प्रोवर्ब भी याद देना, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, गुड्स करो या सर्विस को, लोकेशन अगर आपके बिजनेस की हुई है तो 10 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पीटी के टीचर कौन, मूसा भाई, तो अगर गुड्स करो या सर्विस को 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में केवल अगर गुड्स करते हो तो 40 लाख के ऊपर, और गुड्स प्लस सर्विस करते हो तो 20 लाख के ऊपर। रेस्ट ऑफ इंडिया में केवल गुड्स करते हो 40 लाख के ऊपर का एक्सेप्शन क्या, पीटा बी। एग्रीगेट टर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीओ में क्या क्या आता है, एटीओ इंक्लूड्स, एटीओ एक्सक्लूड्स, क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, देखो। इंक्लूड्स, एटीओ इंक्लूड्स
ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जितना भी आप सप्लाई करो टैक्सेबल। अच्छा, ऑल जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई अपने यहां पे खाली एक्सपोर्ट होता है या एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाता है ना, एससीजेड 10AA, उसी को हम लोग जीरो रेटेड बोलते हैं। ठीक है सर। इंक्लूड्स ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई, includes all nil rated supply, nil rated supply। ठीक, all interstate supply, all interstate supply, all interstate supply, all taxable zero rated exempt supply, all nil rated, all interstate supply on all India basis, under same PAN number। पैन नंबर सेम होना चाहिए, अलग अलग पैन नंबर का होगा तो थोड़ी जोड़ेंगे यार, सेम पैन, लॉजिक की बात है ना। अगर शिवम का सप्लाई काउंटिंग करें तो शिवम का जितना एक पैन नंबर पे जितना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है सारा ही आएगा। तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, ऑल इंटर स्टेट सप्लाई अंडर द सेम पैन नंबर ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ये सारा इंक्लूड हो गया। एक्सक्लूड क्या क्या है? एक्सक्लूड क्या क्या है? एक्सक्लूड में है सीजीएसटी। आप ही के घर में पार्टी है ना, तो आप ही के घर में पार्टी है तो अपने आप को थोड़ी काउंट करोगे, सेम कॉन्सेप्ट है। मैं तो एग्रीगेट टर्नओवर ही निकाल रहा हूं टैक्स का कैलकुलेशन के लिए, तो उसके भीतर ये सारी चीजें थोड़ी आएंगी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस, ये भी नहीं आएगा। एंड इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज, इनवर्ड मतलब आ रहा है, इनवर्ड का मतलब क्या? परचेज। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल ऑन अंडर आरसीएम। इसका मतलब ये हुआ मैंने परचेज किया पर मैं आरसीएम में हूं, मैंने सर्विस से परचेज किया, सॉरी दिव्या से परचेज किया, ठीक है, दिव्या सप्लायर में रिसिपेंट, पर कहां फंस गया? आरसीएम में। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से कौन जीएसटी देगा? इन रिसिपेंट। तो रिसिपेंट मतलब मैं जीएसटी दूंगा, आरसीएम में जीएसटी दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीएसटी दे रहा हूं तो मेरा परचेज मेरा टर्नओवर है, टर्नओवर तो दिव्या का ही है ना। माना दिव्या जीएसटी नहीं दे रही है क्योंकि आरसीएम में है, विक्रम ज्ञानी दे रहा है, पर वो परचेज है, इनवर्ट सप्लाई परचेज है, वो विक्रम ज्ञानी का टर्नओवर नहीं है, वो दिव्या जी का ही टर्नओवर है। ये 80, पूछ कुछ भी पूछ रहे पूछ।
कशिश तुम सप्लायर हो, मैं रिसिपिएंट हूं। कशिश बेटा तुम सप्लायर हो, मैं रिसिपिएंट हूं। बोला ओके, आप सप्लायर मैं रिसिपिएंट। बोला ठीक है भैया। तो आपने जब सप्लाई किया तो सप्लायर आपको तो जीएसटी आप ही दोगे, पर आप जो सप्लाई कर रहे हो वो आरसीएम में आ गया, तो आरसीएम में आ गया तो विक्रम यानी जीएसटी देगा, पर विक्रम यानी है कौन? बायर। आप हो सप्लायर, तो वो जो परचेज मैंने किया उस पर मैं जीएसटी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आरसीएम में। तो इसका मतलब नहीं है कि जो मैं परचेज का वो मेरा टर्नओवर, मैं जीएसटी दे रहा हूं तो मेरा टर्न नहीं, टर्नओवर तो कशिश का ही है। ठीक है, वो भी बात खत्म। आई जीरो रेटेड एंड नील रेटेड। देख बेटा, ये इनवॉइस है, अच्छा पहले दो पॉइंट बता देता हूं जिससे पूछा है सर्वे। जीरो रेटेड में इनवॉइस इशू होता है, एग्जेम्प्ट में नील रेटेड में इनवॉइस इशू नहीं होता है। याद रख, ये दोनों सप्लाई में क्या इशू होता है पता? बिल ऑफ एंटर, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। और इससे दोनों जीरो रेटेड में क्या इशू होता है? इनवॉइस, इनवॉइस। और तुमने ध्यान नहीं दिया, जीरो रेटेड खाली किसके लिए? एग्जेम्प्ट के लिए। चल मान लो, मैं एक बात बोल रहा हूं, मान लो मैं कशिश से रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, नहीं मैं कोलकाता में, कशिश जोधपुर में, राजस्थान में। कशिश से मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, क्या देता हूं? आईजीएसटी, क्योंकि जोधपुर से सामान आ रहा है तो आईजीएसटी। इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मैं लंदन भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? लंदन, एक्सपोर्ट। क्या भेज रहा हूं? एक्सपोर्ट। क्या कर रहा हूं सर्विस? एक्सपोर्ट कर। तो लॉजिक की बात है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मैंने जो ड्यूटी कशिश को दी आईजीएसटी, वो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में रहेगा। हाँ या प्रोडक्ट की कॉस्ट में रहेगा, क्योंकि ड्यूटी दिया तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया। और जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो शुरू में बात हुई कि एक्सपोर्ट को भी नील रेटेड बोलना चाहिए, क्योंकि जीरो नहीं बोल के नील बोलना चाहिए। बात तो एक ही है, हम लोग भी सॉरी, बात तो एक ही है। जैसे मैं एक्सपोर्ट को नील रेटेड बोलूंगा तो मैं इनवॉइस तो इशू करूंगा नहीं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो टैक्स मैंने दिया उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कशिश को जो मैंने टैक्स दिया उसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। मेरी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो परचेज प्राइस में वो इंक्लूड रहेगा और कॉस्ट को बढ़ाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में मेरे लिए कंपटीशन बढ़ेगी, मेरी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तब गवर्नमेंट ने सोचा बात तो सही बोल रही है, नील रेटेड, एक्सपोर्ट को नील रेटेड करने से तो एक्सपोर्ट को तो नील रेटेड करके गड़बड़ हो गई। बोला ओके, तब नया कॉन्सेप्ट निकाला जीरो रेटेड का। जीरो रेटेड, ओके दादा। जैसे जीरो रेटेड का कॉन्सेप्ट निकाला, इसका मतलब है मैं क्या करूंगा? इनवॉइस रेस करूंगा, मैं टैक्स चार्ज करूंगा, पर किस रेट पे करूंगा? जीरो। मैं किस रेट पे टैक्स को चार्ज कर रहा हूं? जीरो। इनवॉइस बना 20 लाख का एक्सपोर्ट प्राइस, नीचे जीएसटी लगाओ, आईजीएसटी किस रेट पे मैंने लगाया? 0%। तो 20 लाख का जीरो जीरो ही होगा। पर इसका मतलब है कि 0% भी एक रेट है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ही रेट चल रही है अभी। तो इसका मतलब मैं रेट लगा रहा हूं, नील का मतलब तो कुछ नहीं, रेट लगा रहा हूं। अब जब मैं इनवॉइस रेस करूंगा, रेट जीरो लगा रहा हूं, तो मुझे जो टैक्स मैंने दिया उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। इसे कहते हैं आईटीसी। यानी कि टैक्सेबल और जीरो रेटेड के ऊपर हम क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, पर नील रेटेड के ऊपर हमको नहीं मिलता। इसलिए एक सेपरेट एंट्री पास की जीरो रेटेड एक्सपोर्टर को फायदा देने के लिए, आईटीसी का बेनिफिट के लिए
तो जीरो इटसेल्फ इज अ रेट, जैसे 5, 12, 18, 28 से जीरो भी क्या एक रेट है। नील का मतलब तो कोई रेट ही नहीं है। क्या इशू कर रहा है नील रेटेड के केस में? बिल ऑफ सप्लाई। छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, मान लीजिए 10 जुलाई 23 को आपका एटीओ 20 लाख के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब लाइबल हो गया। लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए। रूल कहता है कि आपको एप्लीकेशन कर देना पड़ेगा, एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। कितने दिन में एप्लीकेशन करना पड़ेगा? 30 डेज के भीतर। लाइबल जैसे होते हैं उसके 30 दिन के भीतर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक, आपने एप्लीकेशन कर दिया, एप्लीकेशन किया आपने, एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन किया, दो अगस्त 23 को या 27 सितंबर 23 को हो सकता है। ठीक, ये विद इन 30 डेज किया आपने, हाँ, या फिर आपने किया तो सही पर आफ्टर 30 डेज के, बोला हाँ। आपको ग्रांट हुआ 6 अगस्त 23 को, आपको ग्रांट हुआ 2 अक्टूबर 23 को। अब कहानी में ट्विस्ट है। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? रूल क्या बोलता है? एप्लीकेशन 30 दिन के भीतर होना चाहिए। बोला हाँ दादा, 30 दिन के भीतर होना चाहिए। तो इफेक्टिव डेट क्या हो गई? अगर 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन हो जाए, तो देखो 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन हुआ है ना, बोला हाँ, तो इफेक्टिव डेट कब होगी? जिस दिन से लाइबल, date on which SSC become liable for registration। तो किस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा? 10 जुलाई 23 से उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आफ्टर 30 डेज किया, फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर आपने लाइबल हुए 30 दिन के भीतर, आप लाइबल हो गए, 30 दिन के भीतर आपने एप्लीकेशन कर दिया, तो जिस दिन आप लाइबल हुए थे, 10 तारीख को लाइबल है, तो उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गया। और अगर आप 30 दिन के बाद एप्लीकेशन करते हो, तो जिस दिन आपका ग्रांट होगा उस दिन से इफेक्टिव होगा। अच्छा,
अब आपके मन में विचार आएगा तो इसका फायदा क्या है? सर फायदा है ना, देखो फायदा दिखा। आप लाइबल कब हुए? 10 को, ठीक है ना, और आपका ग्रांट कब तक हुआ? 6 को। तो लॉजिक से सोचो तो ये जो 25-26 दिन आपने सप्लाई की होगी तो उसका इनवॉइस तो रेज नहीं किया होगा क्योंकि आप तो अनरजिस्टर्ड हो, है ना। फिर भी डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि यहां से यहां तक जो आपने सप्लाई की, क्योंकि अब तो आपका इफेक्टिव 10 से हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस इशू करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि आप रजिस्टर हो गए। आईटीसी का बेनिफिट आप ले सकते हो। इस केस में ये बेनिफिट नहीं है। तो मुझे बताओ, आप एप्लीकेशन 30 दिन के बाद करोगे या 30 दिन के भीतर करोगे? बेनिफिट ज्यादा लेना है तो 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन कर देना। तो बस ये आपका एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। मैं कल आपको वॉल्यूम 1 दे दूंगा, प्लीज उसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा एंड वी विल स्टार्ट विद द वॉल्यूम विद द बैंग। अब पढ़ाई का लेवल चेंज होगा, सिखा रहा था अब पढ़ाना चालू करूंगा। उम्मीद करता हूं आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।